हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं गौतम कुमार और आप देख रहे हैं प्रतिभा फाउंडेशन में। आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं अपने यूट्यूब चैनल में। आज फिर से शुरुआत करते हैं हम लोग वर्तमान में जो आपको क्लास 6 के बुक का जो अतीत से वर्तमान आपका जो किताब है, मिडिल स्कूल में जो किताब चलते हैं उसी से सारा फैक्ट्स लिया जा रहा है आपको सक्षमता परीक्षा के लिए। इसी क्रम में सभी वीडियो डाला गया है और आज जो इस वीडियो में हम चैप्टर 10 से लेके 13 तक यानी इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, जितने भी सारांश है एकदम सब छोट से एकदम क्या कहे ना कि समुद्र का मंथन करके हम निकाले हैं, इसमें से अपने हाथ से लिखे हुए हैं, समझे। और हाथ से लिख कर टाइपिंग में दिए हो, टाइपिंग करा के अब आप लोग के सामने हम लेकर आते हैं एकदम फैक्ट्स जो है और जरूरत वाला फैक्ट। तो सक्षमता परीक्षा के लिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है। तो आप सभी विषय के आ जाएगा आज इस वीडियो में। अतीत से वर्तमान का सभी चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद क्लास 7 का, फिर क्लास 8 का, इसके बाद आपको साइंस का, फिर ज्योग्राफी पोर्शन का, वायुमंडल से बहुत क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज़ों को जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सभी चीज़ अब आपके सामने हम लेकर आएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 10। ठीक है, चैप्टर नंबर 10 में हम लोग देखते हैं चैप्टर नंबर 10 में कि मगध साम्राज्य में जब इसका अंत होता है, मगध साम्राज्य मतलब मौर्य सम्राट का जो वंश का जो शासन रहता है वो समाप्त होता है। तो यहाँ पर इसी क्षेत्र में कण्व वंश और शुंग वंश का उदय होता है। मगध जो क्षेत्र होता है उसी में आपको दो वंशों का उदय होता है, कण्व वंश और शुंग वंश का उदय हो जाता है। शुंग वंश के स्थापना जो है पुष्यमित्र शुंग करते हैं। जो आपको अंतिम शासक जो मौर्य का रहता है, मौर्य का जो अंतिम शासक होता है उसको हत्या कर देता है और पुष्यमित्र शुंग जो है इसका क्या बन जाता है, शासक बन जाता है। ठीक है, पुष्यमित्र जो है, पुष्यमित्र जो है इसका शासक बन जाता है। ठीक है, और एक कण्व वंश भी है। तो कण्व वंश आपको दरभंगा वाले क्षेत्र में बनते हैं, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए हम इसको संस्थापक का नाम नहीं ले रहे हैं। ठीक है, दक्षिण में आपको सबसे शक्तिशाली जो है सातवाहन वंश का उदय होता है। ठीक है, कलिंग में खारवेल राजवंश का उदय होता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट है इस चैप्टर से। देखिए, इतिहास तो पढ़ा नहीं रहे हम लोग, इस चैप्टर का जो फैक्ट है उसी चीज को बता रहे हैं। अगर इतिहास अगर हम लोग को पढ़ना होता, शुंग वंश, कण्व वंश, ये लगातार पूरा डिटेल्स में पढ़ना होता, जैसे और भी बीपीएससी के लिए पढ़ना पड़ता है, तो सारे बातों खुलकर आती। लेकिन यहाँ पर हम लोग इस चैप्टर में यानी अध्याय 10 में क्या दिया हुआ है, इससे हम एक इंच भी इधर उधर, एक धागा भी इधर उधर नहीं होते हैं। चलिए, तो सुदर्शन झील का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था इसका निर्माण। और ये सुदर्शन झील कहाँ पे है, तो गुजरात में। ठीक है, देखिए बिहार का जो इतिहास है वो भारत के इतिहास का प्रमुख अंग है। अगर बिहार के इतिहास को अगर छोड़ दिया जाए तो समझिए कि भारत का प्राचीन इतिहास कुछ भी नहीं है। हर काल में, चाहे प्राचीन काल हो, मध्यकालीन हो या आपको आधुनिक भारत हो, उसमें बिहार का योगदान रहा ही रहा है और बिना बिहार के कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो सुदर्शन झील में का निर्माण जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ये प्राचीन काल में, और ये गुजरात में कराया था। समझिए कहाँ पे है, गुजरात में। इसका हम एक पिक्चर लिए हैं, आप लोग को दर्शन कराते हैं सुदर्शन झील का। देखिए, यह सुदर्शन झील जो है इस प्रकार का है। और ये सुदर्शन झील का जो निर्माण है, इसका निर्माण क्यों किया गया था? सुदर्शन झील का निर्माण इसलिए किया गया था ताकि उस क्षेत्र में आपको कृषि का कार्य जो है संपन्न किया जाए, जल का संचय किया जाए और वहां पर खेती के लिए जल उपलब्ध कराया जाए। सिंचाई के लिए आपको सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। ठीक है, और इसका जो है यहाँ से एक प्रश्न पूछेगा कि सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य हो जाएगा। और किस वंश के शासक ने करवाया था, तो मौर्य वंश के शासक ने। इसका प्रमाण कहाँ मिला है, तो गिरनार के जूनागढ़ अभिलेख से मिला है। जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है इसकी जानकारी, और यह गुजरात में स्थित है। अगला इसमें
बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट था कि रेशम मार्ग ये आपको मध्य एशिया से होकर गुजरती थी। चीन ने रेशम का व्यापार के लिए बहुत प्रसिद्ध है। ये आपको प्राचीन काल में भी था, अभी वर्तमान में भी है। समकालीन व्यापार संगम काल जो है ये 200 ईस्वी से 300 ईसा पूर्व की काल को कहा जाता है। देखिए इस काल में देखिए बंदरगाह जो है का नाम पुहार होता था। क्या होता था? पुहार। दक्षिण भारत के जो राजवंश थे वो चोल, पांडे और चेर। और ये दक्षिण भारत के कहने का तात्पर्य किधर है? देखिए दक्षिण भारत के जो तात्पर्य है यहाँ पर आप देखेंगे, देखिए ऐसे हम लोग जाते हैं, ऐसे ऐसे वर्तमान भारत का हम थोड़ा मैप बना लेते हैं। देखिए थोड़ा सा मैप ठीक ढंग से बना नहीं है। तो यहाँ पर जो आपका केरल है, ठीक है, यहाँ पर कर्नाटका है, महाराष्ट्र है, गोवा है और गुजरात है। यहाँ पर आपको तमिलनाडु है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है। ये सब जो क्षेत्र है इसी यानी यहाँ जो विंध्य पर्वत है इसके जो दक्षिण का जो भाग है वही दक्षिण भारत के राजवंश कहलाते हैं, चोल, पांडे और चेर। ठीक है, इसमें संगम जो है, संगम शब्द का क्या अर्थ था? कवियों की सभा को संगम कहा जाता था। ठीक है, सोने के सिक्के सबसे प्रथम जो है हिंद यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के चलाए। अब यहाँ प्रश्न पूछता है कि कैसा प्रश्न है, तो सोने के सिक्के किसने चलाए? तो सबसे सर्वप्रथम सोने का सिक्के जो है भारत में हिंद यूनानी ने चलाने का काम किया था भारत में। ठीक है, तो यहाँ से ये प्रश्न आ जाएंगे। भारत में सिक्के देखिए, चांदी सोने के सिक्के पर राजकीय चिन्ह अंकित हुआ करता था। क्या हुआ करता था? राजकीय चिन्ह। सोने और चांदी के सिक्के पर आपको राजकीय चिन्ह अंकित किया हुआ रहता था। कुषाण शासक सोने के सिक्के व्यापार, देखिए कुषाण जो शासक थे दो प्रकार का सिक्के के चलाए थे। एक चलाए थे आपको व्यापारी कार्य के लिए और दूसरा तांबे के सिक्के चलाए थे दैनिक कार्यों के लिए चलाए थे। और इसका वर्णन जो है कार्यों के लिए चलाया। सिक्के पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित होने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। ठीक है, ये दो प्रकार के सिक्के चलाते थे, एक सोने के सिक्के और एक जो है आपको तांबे के सिक्के चलाते थे। सोने के सिक्के जो है व्यापारी कार्य के लिए किए जाते थे और जो तांबे के सिक्के होते थे वो दैनिक कार्यों के लिए चलाए जाते थे। ठीक है, और ये इस पर बौद्ध धर्म के चिन्ह अंकित हुआ करता था। और कुषाण शासक का जो सबसे प्रमुख शासक था ये हर्षवर्धन था, जो सबसे ज्यादा फेमस शासक था। और यह जो है हर्षवर्धन जो है आपको बौद्ध धर्मावलंबी के माने जाते हैं। चलिए अब देखिए, जातक कथाओं में उत्तर भारत के प्रमुख नगर का वर्णन किया गया है। देखिए अब यहाँ से प्रश्न पहला ही बन जाता है कि उत्तर भारत के प्रमुख नगर का वर्णन बौद्ध ग्रंथ के किस कथाओं में किया गया था? क्या कहा गया? जातक कथाओं में। कौन कौन शहर का? तो तक्षशिला का वर्णन किया गया है इसमें, कौशाम्बी का, श्रावस्ती का, हस्तिनापुर का, मथुरा का, वैशाली, पाटलिपुत्र, उज्जैनी का वर्णन किया गया है जातक कथाओं। जातक कथाओं का है ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है, ये कौन सा ग्रंथ है? बौद्ध ग्रंथ है। इसमें उत्तर भारत के प्रमुख नगर का वर्णन किया गया है। अब आते हैं मौर्योत्तर कालीन व्यापार। अब लोगों को व्यापार से संबंधित बातें इसमें पढ़नी है। तो मौर्य के बाद जो व्यापार कार्य थे उनके बारे में हम लोग पढ़ना है कि उनमें किसको क्या कहा जाता था। देखिए तो जो मुखिया था उसको ग्राम भोजक भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? मुखिया को ग्राम भोजक, जो गांव का प्रधान हुआ करता था। गुलाम जो बंधुआ मजदूर होते थे उनको गुलाम के नाम से संबोधित किया जाता था। गृहपति कौन होते थे? जिनके पास अपनी भूमि होती थी उनको गृहपति कहा जाता था। बेल्लाल किसको कहते हैं? दक्षिण भारत के भाषा नहीं, ये भाषा, दक्षिण भारत के ये भाषा था बेल्लाल। ठीक है, उनावर किसको कहा जाता था? छोटे किसान को उनावर कहते थे। जो छोटे किसान होते थे उनको क्या कहते थे? उनावार कहा जाता था। कैंडी सियार, ये 6 नंबर है,
भूमिहीन जो मजदूर होते थे उनको कैंडिस के नाम से जाना जाता था। अब यहाँ पर देखिए अदीमई ये शब्द इस्तेमाल किया था गुलामों के लिए। हीरो के लिए विख्यात कौन सा था? देखिए उस समय कश्मीर, कोयल, विदर्भ और कलिंग ये हीरो के लिए विख्यात थे। मगध, मगध जो है मगध में वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था। देखिए क्योंकि मगध के जो दक्षिण में जो अभी झारखंड का जो क्षेत्र है वो पूरा वन का क्षेत्र था। झारखंड आपको यहाँ ले लेते हैं, आपको छत्तीसगढ़, ये सब क्या था? वन का क्षेत्र है, वर्तमान में भी है। तो यहाँ से जो है वृक्ष के रेशों से बने वस्त्र के लिए आपका मगध उस समय प्रसिद्ध था। बंगाल, देखिए मलमल के वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था बंगाल। काशी, वस्त्र उद्योग, काशी जो आज के बनारस है वो वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। मदुरै ये वस्त्र उद्योग के लिए। श्रेणी, व्यापारी या शिल्पकार का एक संगठन होता था जिसको हम श्रेणी के नाम से जानते थे। इसका क्या था? बैंक का कार्य करना प्रमुख कार्य था। ठीक है। 14 नंबर क्या था? जातक कथा। जातक कथा में बौद्ध भिक्षुओं ने जातक कथाओं का संकलन किया है। देखिए बौद्ध भिक्षुओं ने जातक कथा में जातक कथाओं का संकलन किया, मतलब कथा का, बौद्ध कथाओं का संकलन किया। जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो कथा प्रचलित थे, जो बुद्ध से रिलेटेड थे, उनका वर्णन जो है जातक कथाओं में की गई। ये छोटा मोटा कुछ सारांश चीजें हैं। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं अध्याय 11 में। ठीक है, अध्याय 11 अब आपके सामने है मौर्य वंश। देखिए मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। शुंग वंश, शुंग वंश का शासक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। और पुष्यमित्र शुंग जो है क्या करता है? मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन होते हैं? बिरदरथ को मारकर बना था। किसको मारकर बना था? बिरदर्थ। और बिरदर्थ कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य वंश के अंतिम शासक था, जिसकी हत्या पुष्यमित्र शुंग कर देता है। और पुष्यमित्र शुंग कौन होता है? तो ये पुष्यमित्र शुंग जो है ये आपको मौर्य जब शासन रहता है तो उस समय इसका सेनापति रहता है। अब देखिए बैक्टीरिया के यूनानी शासक, इंडिया, इंडिया जो ग्रीक के नाम से विख्यात है, ये ग्रीक लेटर है। इंडिया जो क्या है? ग्रीक लेटर है। अब इसके प्रमुख शासक थे मिनांडर, जो ये यूनानी शासक है। क्या है? यूनानी शासक। नागसेन के साथ संवाद किए थे इन्होंने, मिनांडर और नागसेन। जो बौद्ध क्या था? ये बौद्ध गुरु था नागसेन, जिसके इनके और मिनांडर के बीच संवाद हुआ था। और इसका वर्णन क्या है? बौद्ध ग्रंथों में की गई है। बौद्ध धर्म के अनुयायी जो है, बौद्ध धर्म के अनुयायी, ये मिनांडर जो क्या था? बौद्ध धर्म के, जब नागसेन और मिनांडर के बीच वार्तालाप होता है तो उस वार्तालाप के बाद ही मिनांडर जो है बौद्ध धर्म के अनुयायी बन जाता है। और इसका राजधानी कहाँ था? साकल, साकल सियालकोट, साकल सियालकोट, जो ये वर्तमान में कहाँ पर है? वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान वाले क्षेत्र में। ठीक है। और ये मिनांडर का ये चित्र है। सिथियन, देखिए शक या सिथियन, शक या सिथियन, तो ये मध्य एशिया के निवासी क्षत्रप कहलाते थे। सिथियन शक जो थे मध्य एशिया के निवासी थे, जो कि क्षत्रप कहलाते थे। और इसकी महत्वपूर्ण शाखा उज्जैन के क्षत्रप थे। कौन थे? उज्जैन के क्षत्रप। उज्जैन कहाँ पे है? तो वर्तमान में मध्य प्रदेश में उज्जैन है। और वहाँ बहुत वहाँ के जो क्षत्रप थे वो महत्वपूर्ण शाखा थे। किसका? शक का। इसका प्रमुख शासक थे रुद्रादामन। रुद्रादामन बहुत प्रमुख शासक थे। इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रुद्रादामन जो है ये प्रसिद्ध राजा थे। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख, ठीक है, सातवाहन एवं कुषाणों के शकों के साथ संघर्ष का प्रमाण मिलता है। ये सुदर्शन झील का मरम्मती का भी कार्य करवाया था। कौन? ये आपको रुद्रादामन करवाया था। सातवाहन एवं कुषाणों के शकों के साथ संघर्ष का जो पता चलता है हमें। और इसका निर्माण जो है सुदर्शन झील का पुनरुद्धार, मतलब जब ये क्षतविग्रस्त हो गया था बहुत समय के बाद, इसका पुनरुद्धार का आज कार्य का काम ये किया था आपको। कौन? रुद्रादामन। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कुषाण। कुषाण जो है
यूची काबिलाई के शाखा के थे। कौन थे? कुषाण जो है यूची काबिला के शाखा के थे। इसका प्रथम शासक का जो नाम है कुडफिशस था और इस वन के महान शासक कनिष्क था। कौन था? कनिष्क। इसका साम्राज्य जो है काबुल, कश्मीर, अफगानिस्तान, सिंध के बैक्टीरिया पार्थियों तक। पार्थियों। अब आगे हम लोग देखते हैं। चलिए, अब इसकी जो राजधानी थी कहाँ था? पुरुषपुर। पुरुषपुर जो वर्तमान में पेशावर है। ये पेशावर जो है कहाँ पे है? पाकिस्तान में। पेशावर कहाँ पे है? पाकिस्तान में। इसके जो दरबारी रत्न थे इनका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष, पार्षद, वसुमित्र, नागार्जुन, चीन के साथ युद्ध, रेशम मार्ग पर नियंत्रण। ठीक है, ये सब इनका प्रमुख कार्य था। किनका प्रमुख कार्य था? ये प्रमुख कार्य था आपका कुषाण वंश के प्रसिद्ध शासक कनिष्क का। प्रसिद्ध शासक कनिष्क का, देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध शासक कनिष्क का। और ये इनका राजधानी कहाँ था? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर जो वर्तमान में पेशावर में। इनके दरबारी रत्न थे जो इनके दरबार में निवास करते थे। ठीक है, अब इन्हीं के कनिष्क के समय में महायान शाखा का उदय हुआ एवं विकास हुआ था। कनिष्क के शासन काल में ही आपको बौद्ध धर्म का जो है दो शाखाओं में बटा हुआ, एक हीनयान और एक महायान। तो महायान का ही प्रवर्तक है आपको कनिष्क, जिनकी दो शाखा थे। उदय एवं विकास हुआ महायान शासक का, महायान शाखा का। किसमें? कनिष्क शासक के काल में। ठीक है, ब्राह्मण वैदिक धर्म की पुनः स्थापना, और इसी समय जो है ब्राह्मण जो वैदिक धर्म की पुनः स्थापना की शुरुआत जो है कनिष्क के समय से ही शुरू हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। क्या था? कनिष्क जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है, अब देखेंगे हम यहाँ से कला एवं स्थापत्य। कला एवं स्थापत्य मौर्योत्तर काल का भी देखेंगे। स्थापन कला एवं मूर्ति कला में क्या क्या विकास हुआ था मौर्य के शासन के समाप्ति के बाद। इस कला के क्षेत्र में आपको किस चीज का विकास हुआ था? देखिए, स्थापना कला में हम लोग देखेंगे, फिर आगे देखेंगे मूर्ति कला का किस प्रकार विकास हुआ था। तो देखिए, स्थापना कला में स्तूप का निर्माण किया गया, गुहा का, मंदिर का, चैत्य का और बौद्ध विहार की बड़े पैमाने पर स्थापना की गई थी। अब देखेंगे हम लोग कार्ले की गुफाएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीधा सीधा प्रश्न यहाँ से आएंगे कि कार्ले की गुफाएं कहाँ है। तो देखिए, कार्ले की गुफाएं पुणे जिले के कार्ले में स्थित है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? महाराष्ट्र में। ये 200 ईसा पूर्व से 80 ईसा पूर्व के निर्माण इसका बताया जाता है। और कार्ले की गुफाएं जो है इस प्रकार के पहाड़ियों के काट कर बनाया गया है। देखिए, इस प्रकार के घूमने का अगर मौका मिले तो आप महाराष्ट्र जाइए और कार्ले की गुफाएं में घूमिए, बहुत मजा आएगा, बहुत सुंदर। हम तो नहीं घूमे हैं, लेकिन हम भी कोशिश करेंगे कि छुट्टी मिलेगा तो जरूर जाएंगे घूमने यहाँ पर। ठीक है, और इसका जो है जो बौद्ध धर्मावलंबी था ये कुनित बारमोरा ने कराया था। याद रखिए, कार्ले गुफा का निर्माण कुनित बारमोरा ने कराया था। और ये क्या था? बौद्ध धर्मावलंबी था, यानी बौद्ध धर्म को मानने वाला था, बौद्ध भिक्षु ही था। और इसको सातवाहनों ने पूर्ण किया था। इसको किसको पूर्ण किया था? सातवाहनों ने इस गुफा को पूर्ण किया था, कार्य को कंप्लीट निर्माण करवाया था। बौद्ध गुफाओं का परिसर यह कैसा है? ये बौद्ध गुफाओं का परिसर जो बौद्ध भिक्षु होते थे इसके चैत्य पर बैठकर अपने आराधना को यानी साधना करते थे। ठीक है, अब हम आते हैं कि अजंता की गुफा। ठीक है, ये कहाँ पर है? तो ये अजंता की गुफा 200 ईस्वी के आसपास बनाया गया था। ये गांव कहाँ है? अजंता गांव में स्थित है। जिला कौन सा? तो औरंगाबाद जिला में स्थित है। और औरंगाबाद जिला कहाँ है? तो महाराष्ट्र में। देखिए, इसमें ऑप्शन पूछ देता है कि अजंता की गुफा कहाँ है, तो औरंगाबाद दे देगा। तो आप सोचिए कि औरंगाबाद जिला कहाँ का? बिहार वाला औरंगाबाद जिला, तो वहाँ नहीं, महाराष्ट्र में है ये। ठीक है, और यह कभी कभी ऑप्शन में महाराष्ट्र भी दे देगा। तो आप
औरंगाबाद होगा तो औरंगाबाद लगाइएगा, महाराष्ट्र होगा तो महाराष्ट्र लगाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यह 29 चट्टानों से काटकर बौद्ध स्मारक गुफाओं बना है। देखिए 29 चट्टानों को काटकर बौद्ध स्मारक का निर्माण किया गया है, ठीक है। यह 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व धरोहर के रूप स्थल के रूप में इसको क्या किया गया है, निश्चित किया गया। देखिए यूनेस्को, यूनेस्को को क्या है, देखिए यूनेस्को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ का एक संस्था है जो कि यह विश्व में ये पता लगाती है कि ऐतिहासिक स्थल कौन कौन से हैं और जो विचित्र चीजें हैं जिनका संरक्षण आवश्यक है आने वाले पीढ़ी के लिए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ी जो उसको दर्शन कर सके, इसके लिए उसको संरक्षित और सुरक्षा प्रदान करती है, ठीक है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का पहल है यूनेस्को। तो यह 1983 ईस्वी में एडॉप्ट कर लिया गया था इसको, और विश्व धरोहर के रूप में इसको चिन्हित किया गया। इसलिए ये काफी इंपॉर्टेंट है। अजंता की गुफाएं और कार्ले की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र में है, एक पुणे जिले में है और एक औरंगाबाद में है, ठीक है। तो याद रखिएगा, कार्ले पुणे और अजंता औरंगाबाद। देखिए इसका अ से नाम है, इसका भी अ से, ठीक है। अजंता औरंगाबाद, अजंता औरंगाबाद, तैसे याद हो जाएगा। चलिए एलोरा की गुफाएं, देखिए एलोरा की गुफाएं जो है ये भी आपको एलोरा या बेरुल में तक फैला हुआ है, एलोरा से जो है बेरुल तक, और ये कहाँ पर है, महाराष्ट्र में ईस्वी, ठीक है। ये 600 ईस्वी से 1000 ईसा पूर्व तक जो है इसका निर्माण किया गया था। 600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच में निर्माण किया गया था, ठीक है। ये राष्ट्रकूट शासकों, राष्ट्रकूट पराष्ट्रकूट लिख दिया है, राष्ट्रकूट शासकों, देखिए यहाँ पर राष्ट्रकूट, यह 1600 ईस्वी से 1000 ईस्वी के बीच किया गया था और यह राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। ये विश्व धरोहर स्थल स्थापत्य कला का नमूना है। इसमें कितने गुफाएं हैं, 34 गुफाएं हैं, और इसमें हिंदू बौद्ध जैन तीनों धर्मों का एक साथ अगर कहीं संगम मिलता है तो वह जो है आपको एलोरा की गुफा ही है, जहाँ पे आपको तीनों हिंदू बौद्ध और जैन धर्म तीनों का सम्मेलन मिलता है और तीनों का वहाँ पर कलाकृतियाँ मिलती है। तो हिंदू का भी है और हिंदू के जो देवी देवताएं हैं उनका भी है, बौद्ध का भी है और जैन की भी है। तीनों धर्मावलंबी का, क्योंकि यह तीनों धर्मों के जो धर्मावलंबी है उनके लिए ये घूमने का स्थान बहुत ही अच्छा है, एलोरा की गुफाएं, ठीक है। यहाँ मौका मिले तो जाना चाहिए, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। चलिए तो आप ध्यान रखिएगा, कार्ले की गुफा, अजंता की गुफा और एलोरा का गुफा कहाँ पर स्थित है, तो ये आपको महाराष्ट्र में स्थित है। कार्ले पूना में है और अजंता गुफा जो है कहाँ पे है, औरंगाबाद जिला में है, और एलोरा की गुफा एलोरा में, का नाम है एलोरा है, एलोरा बेलूरा, देखिए एलोरा बेलूरा महाराष्ट्र में, ठीक है। चलिए शुंग शैली, अब हम लोग देखेंगे शुंग शैली। शुंग शैली क्या था, ठीक है। तो देखिए शुंग शैली मतलब क्या समझिए। देखिए जब पुष्यमित्र शुंग वंश का स्थापना हुआ तो उस समय जो है पुष्यमित्र शुंग की जब शुंग वंश की स्थापना होता है तो उस समय जो कला का विकास हुआ उसको हम लोग क्या कहते हैं, शुंग शैली के नाम से जानते हैं, ठीक है। और इसमें इसका जो उदाहरण है बहरहुत एवं सांची का जो स्तूप है ये आपको शुंग शैली में ही निर्माण किया गया था। यानी कोई भी शासक होता था ना तो उसका एक विशेष पसंद हुआ करता था और उस विशेष पसंद के अनुसार जो कलाकार थे उनको खुश करने के लिए बनाते थे। और यही कारण था, जिस प्रकार के मान लीजिए कि मेरा पसंद है कि मैं व्हाइट शर्ट पहनूंगा, ठीक है। तो हमारे जो हम शासक हैं तो मेरे जो चित्रकार होंगे मेरे शासन व्यवस्था में, तो वो क्या करेंगे कि हमको खुश करने के लिए ज़्यादातर क्या करेंगे, व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो व्हाइट कलर का इस्तेमाल करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक मेरे शासन काल में सभी वस्तु जितने भी प्रकार का बनेगा सब क्या होगा, व्हाइट 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 होगा। तो व्हाइट जब होगा तो क्या होगा कि एक शासक में विशेष रंगों का प्रयोग किया जाएगा, तो एक शैली का हो गया निर्माण, ठीक है। तो ये भारहूत और सांची का जो स्तूप है ये शुंग शैली का ही निर्माण किया गया। अब देखिए गांधार शैली, गांधार शैली देखिए ग्रीको जो कि रोमन, गिरो की बुद्धिस्ट और हिंदू युवक, ठीक है। देखिए ग्रीक और
ग्रीक में रोमन, ठीक है, और ग्रीकों के बुद्धिस्ट होने का इससे प्रमाण मिलता है गंधार शैली में, ठीक है। बहुत सारा जो है आपको जितना भी चित्र बनाया गया है ये गंधार शैली में, ये गंधार शैली होता क्या है देखिए, यूनानी वाला और इंडिया वाला दोनों का जो है मतलब कलाकार का शैली मिल गया और मिल के एक नए शैली का निर्माण हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गंधार शैली कहते हैं, ठीक है। अब देखिए 50 ईस्वी से 150 ईस्वी तक इस शैली का विकास हुआ था। अब देखिए बुद्ध की सुंदर मूर्तियों का निर्माण इसमें किया गया, महायान धर्म का विकास हुआ, कला शैली, ठीक है, यूनानी प्लस रोमन प्लस भारतीय तीनों शैली को जब मिक्सअप कर दिया गया तो ये कला शैली का विकास हो गया, ठीक है। अब देखिए कनिष्क के समय गंधार शैली का विकास तेजी से हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न पूछेगा कि किसके शासन काल में गंधार शैली का खूब तेजी से विकास हुआ, तो कनिष्क के समय। भरहुत एवं सांची का स्तूप का निर्माण हुआ, इसी कनिष्क के समय हुआ था, और ये किस शैली में बनाया गया था, तो शुंग शैली में बनाया गया था। कनिष्क द्वारा निर्मित गंधार शैली का उदय हुआ। देखिए कनिष्क द्वारा निर्मित गंधार जितना भी आपको कनिष्क द्वारा बनवाया गया, जितने भी बिल्डिंग थे, बिल्डिंग मतलब कह सकते हैं आज के भाषा में, लेकिन जितने भी इन्होंने निर्माण कराया कनिष्क, सभी जो है गंधार शैली में ही निर्माण कराया गया था, ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं मथुरा शैली। मथुरा शैली में क्या होगा, तो ये कुषाण काल में मथुरा कला का प्रमुख केंद्र था। मथुरा जो है शहर है, ये जो कुषाण के समय में मथुरा जो है कला का प्रमुख केंद्र था, इसलिए इसको मथुरा शैली के नाम से विख्यात है। जैसे क्या क्या होता है कि बनारसी साड़ी पहनते हैं, ठीक, हमारे शिक्षिका बहनें हैं जो बनारसी साड़ी शादी में पहनते, बहुत पहले प्रचलन में था। तो बनारसी साड़ी के क्या होता था खासियत कि एक खास शैली में उसकी बनावट होती है, ठीक है। तो क्या हो गया, उसका नाम पड़ गया बनारसी साड़ी, ठीक है। जैसे आपको बंगाल का जो आपको बांग्लादेश है, वहाँ मलमल की उपज होती है, मलमल बनता है वहाँ पर, तो वहाँ का जो मलमल होता है एक खास किस्म का होता है, तो इसलिए क्या हो गया कि वहाँ का एक विशेष प्रकार का मलमल निकलता है, इसलिए वहाँ का विख्यात हो गया। जैसे आपको बिहार का लिट्टी चोखा है, खान पान में देखा जाए तो ये कैसे फेमस है, उसी प्रकार से आपको एक खास क्षेत्र में जब कोई कला का सबसे प्रमुख केंद्र हो जाता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसी नाम से विख्यात हो जाता है, इसको मथुरा शैली के नाम से जानते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लीजिए, मधुबनी पेंटिंग। तो एक मधुबनी के जो क्षेत्र है उसमें एक रंगोली बनाने का कला विकसित हुआ, ठीक है, और एक धीरे धीरे परंपरा विकसित हुआ, और विकसित होते होते वो बड़े पैमाने पर जब नीतीश कुमार का सरकार आया तो इसको बहुत ज़्यादा उभार दिया, बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन मिला, तो तब जाके ये क्या हो गया, एक विशेष क्षेत्र के नाम से वो विख्यात हो गया, मधुबनी पेंटिंग, ठीक है, मधुबनी जिला के नाम से विख्यात हो गया। अमरावती शैली, देखिए अमरावती ये कहाँ है, गुंटूर जिला में, कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। थेराबाद, मानेवर, ठीक है। बामियान, ठीक है, यह अफगानिस्तान में बुद्ध की विशाल मूर्ति है। बामियान क्या है, यह अफगानिस्तान में ये बुद्ध की विशाल मूर्ति है। समुद्रगुप्त, ये 335 से 375 ईस्वी तक शासन करने का समुद्रगुप्त का काल है, गुप्त वंश का शासक था। अब इसका प्रमाण कहाँ मिलता है, तब प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति से प्राप्त होता है। एरन अभिलेख में जो कहाँ से प्राप्त हुआ है, यह आपको मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ, ठीक है, एरन अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त हुआ है। अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। देखिए गुप्त वंश का शासन जो है 240 ईस्वी से लेके 280 ईस्वी तक से गुप्त वंश के संस्थापक कौन होते हैं, श्री गुप्त। ये आपको छठा के किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। गुप्त वंश के प्रथम शासक जो कि इसके स्थापनक मतलब गुप्त वंश के संस्थापक भी कहा जाता है, गुप्त वंश के प्रथम शासक, ठीक है, ये आपको श्री गुप्त है, ठीक है। इनके शासन 240 से 200 ईस्वी पूर्व रहता है, 280 ईस्वी तक रहता है। इसके बाद आपको गुप्त वंश से घटोत्कच का शासन रहता है 319 तक, ठीक है।
इसके बाद चंद्रगुप्त जो है शासन रहता है आपको 335 से 375 के बीच। इसके बाद इसका रहता है समुद्रगुप्त का, यहाँ से यहाँ तक। फिर यहाँ के यहाँ तक रहता है आपको रामगुप्त का, 415 से 455 ईस्वी तक। और फिर चंद्रगुप्त आपको द्वितीय का, ये चंद्रगुप्त द्वितीय हो जाएगा और चंद्रगुप्त प्रथम हो जाएगा। तो इसका शासन काल 335 से 375, समुद्रगुप्त का 375 से 415 ईस्वी तक शासन करता है, और 415 से 455 तक रामगुप्त द्वारा शासन किया जाता है, और 455 से लेकर 467 तक चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, तो ये गुप्त वंश का। देखिए यहाँ से आपको सवाल सिर्फ यही पूछेगा कि आपको गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था या स्थापना किसने किया, तो श्री गुप्त ने किया था। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के विषय में यह 375 से 415 ईस्वी तक इसका शासन था। समुद्रगुप्त, देखिए रामगुप्त की पत्नी थी ध्रुव देवी, ठीक है, और चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय क्या था, बेटा था, और ध्रुव देवी क्या था, रामगुप्त का पत्नी था। तो ये पत्नी था ना, तो क्या काम किया कि ये जो है रामगुप्त जो है इसकी पत्नी का शक जो है, शक जो शासक है इसकी पत्नी का अपहरण कर लेता है और उसकी शादी कर लेता है। ठीक है, और इसको जो है रामगुप्त क्या करता है कि अपनी पत्नी को छुड़ाता नहीं है। ठीक है, और उसके सामने घुटने टेक देता है। तो क्या करता है कि चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ना बहुत ज़्यादा इससे मतलब क्षुब्ध हो जाता है, और अपने भाई की जो पत्नी होता है उसको दूसरा राजा के साथ चली जाती है, दूसरा राजा हरण कर लेता है उसका। इससे ही बहुत इसको इज्जत प्रतिष्ठा का डर हो जाता है। डर क्या मतलब, बहुत बेइज्जती महसूस होता है। तो क्या काम करता है चंद्रगुप्त द्वितीय, ये आपको शकाधिपति की हत्या कर देता है, शक जो होता है, और उसको हत्या करके ध्रुव देवी से शादी कर लेता है और उससे राज छीन लेता है, और बाद में अपने भाई रामगुप्त के भी हत्या कर देता है। ठीक है, इसके ये कहानी है। समुद्रगुप्त के दो बेटा, एक कौन था, रामगुप्त, और दूसरा चंद्रगुप्त। इसकी पत्नी थी ध्रुव देवी, जिसको शक शासक ने जब बड़ भाई था तो राजा था, और इसको क्या किया, इसकी पत्नी का हरण कर लेता है युद्ध में। ठीक है, और इसको हरा कर इसकी पत्नी को ले आता है और इससे शादी कर लेता है, और तब जाके और रामगुप्त भी इस घुटने टेक देता है। तो इससे इसका जो भाई होता है चंद्रगुप्त द्वितीय बहुत ज़्यादा क्या होता है, परेशान हो जाता है, इसको बहुत ग्लानि महसूस होता है, और यही जो है शक जो होता है उसके शासक को हत्या कर देता है, और हत्या करके ध्रुव देवी से शादी करता है, और बाद में अपने बड़े भाई रामगुप्त का भी हत्या कर देता है, और कहता है कि तुम जो है कायर है, और अपने घर की जो प्रतिष्ठा है उसको भी तुम बचा नहीं पाए हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं लौ स्तंभ। ये कहाँ पर है, महरौली में। महरौली जो बना हुआ है दिल्ली में, ये लौ स्तंभ जो बना हुआ है दिल्ली में है, ये महरौली शैली में बना हुआ है। ठीक है, दिल्ली, ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। कहाँ बात था, चंद्रगुप्त द्वितीय ने बनवाया था। बकाटक नरेश, रुद्रसेन द्वितीय ने प्रभावती गुप्त से विवाह किया था। कौन क्या था, वकाटक नरेश ने, वकाटक नरेश में रुद्रसेन द्वितीय ने आपको प्रभावती गुप्त से विवाह किया था। ठीक है, जो कि कौन थे, वकाटक नरेश था, वकाटक का राजा था। कौन था, ये रुद्रसेन द्वितीय। रुद्रसेन वकाटक नरेश था, यानी वकाटक का राजा था जिसने प्रभावती गुप्त से विवाह किया था। अब हम लोग अध्याय 12 देखते हैं। ठीक है,